हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं जीव जगत का वर्गीकरण हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में यू बैक्टीरिया के बारे में आपको पढ़ाया था। तो आई होप कि आपको मेरा चैनल या मेरी वीडियो या मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो ठीक है, आज अगले टॉपिक के बारे में या आगे का पढ़ते हैं। यू बैक्टीरिया हमारा चल रहा था। यू बैक्टीरिया में जो हमने संरचना देखी थी, सबसे बाहर तीन संरचना थी यू बैक्टीरिया की। सबसे बाहर थे ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके अंदर की परत थी कोशिका भित्ति और उसके अंदर की परत थी कोशिका झिल्ली। इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो ग्लाइकोकैलिक्स की दो परतें थी, एक पतली परत, एक मोटी, जिसे हमने संपुटिका बोला था। उसके बाद हमने देखा था कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में भी हमने जो कोशिका भित्ति होती कैसी थी, पारगम्य थी और पेप्टोग्लाइकेन की बनी थी। तो ये हमने देखा था। और उसके बाद एक अभिरंजन ग्राम आए थे, वैज्ञानिक थे जिन्हें अभिरंजन एक तकनीक चलाई थी। उन्होंने एक जीवाणु को ग्राम पॉजिटिव और एक में ग्राम नेगेटिव जीवाणु को रखा था, एक में ग्राम नेगेटिव को और एक में ग्राम पॉजिटिव को। जो ग्राम नेगेटिव थे उसमें जो उन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट एक डाई का नाम था और एक आयोडीन थी, तो उन्होंने डाई डाली थी। उसका कलर उन पे नहीं चढ़ा था ग्राम नेगेटिव में, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में क्या था, कलर का रंग चढ़ रहा था, इसलिए उन्होंने ग्राम पॉजिटिव बोला था। उसके बाद हमने कोशिका भित्ति जो थी ग्राम पॉजिटिव की वजह से थी, मोटी थी, और ग्राम नेगेटिव की कैसी थी, पतली थी। लेकिन क्या स्तर से बनी थी, दो स्तर से बनी थी। एक तो पेप्टोग्लाइकेन, एक लिपोप्रोटीन और दूसरी पेप्टोग्लाइकेन की बनी थी। और जो कोशिका भित्ति थी ग्राम पॉजिटिव वो कैसी थी, पेप्टोग्लाइकेन की बनी थी। तो यहाँ तक हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा था। कोशिका झिल्ली कैसी थी, कोशिका झिल्ली जो थी वो चयनित पारगम्य थी। चयनित पारगम्य कोशिका झिल्ली थी और किन किन से मिलकर बनी थी, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी थी। और उसके बाद हमने देखा था जो कोशिका झिल्ली थी अंदर की तरफ घुमाव बना रहती थी, जिन्हें हमने मेसोसोम बोला था, या मेसोसोम मध्यकाय हमने नाम दिया था, जो एक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करती है, यानी कि ऊर्जा प्रदान करती है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह मेसोसोम, जिसने हमने उसका नाम दिया था संवर्ती। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम उससे आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका झिल्ली हम पढ़ रहे थे। कोशिका झिल्ली में हमने मेसोसोम देखा था। मेसोसोम अंदर की तरफ एक वलय बना रहा था। तो मेसोसोम होता है, इसकी संरचनाएं किस प्रकार की होती हैं, तो इनकी संरचनाएं नली के समान होती हैं, नली के जैसे ऐसी संरचनाएं होती हैं, और एक पुट्टिकाएं होती हैं, ऐसी संरचनाएं होती है पुट्टिका, और एक पटलिका होती है, पट सा बना देती है, ऐसे इन्हें पटलिका कहते हैं। और इसमें एक होता है केंद्रकाव, यानी कि ये क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि न्यूक्लियोइड है। ये क्या है, केंद्रकाव। जिसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का मुख्य अनुवांशिक पदार्थ होता है। मुख्य अनुवांशिक पदार्थ मिलता है इसमें, कोशिका झिल्ली में। उसके बाद एक प्लाज्मिड मिलता है इसमें। ये क्या होता है, केंद्र का मुख्य अनुवांशिक पदार्थ, यानी इसमें गुणसूत्र मिलते हैं। अनुवांशिक पदार्थ के केंद्र के अंदर डीएनए जैसी संरचना मिलती है, यानी कि इसमें एक गुणसूत्र पाया जाएगा जो क्या करेगा, अपनी प्रतिलिपि बनाएगा, यानी कि अपनी जैसे क्या करेगा, कॉपी बनाएगा, यानी कि अपनी जैसी कॉपी बनाता है, प्रतिलिपि यानी कि रेप्लिकेशन करता है। तो इसमें मेसोसोम की संरचना कैसी होगी, पुट्टिका जैसी, नलिका और पटलिका जैसी कैसी होती है, यानी कि संरचना होती है मेसोसोम की। और ये क्या काम करती हैं, यानी कि इन्हें हमने क्या नाम दिया था, संवर्ती, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसा क्या करती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्या करती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं।
जिन्हें हम नाम दिया था समवर्ती, यानी कि संरचना क्या है, अलग अलग है, लेकिन कार्य क्या है, इनका समान है। तो ये क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जा का कार्य करती हैं। इसी तरह ये क्या करती हैं, ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। नंबर 1 कार्य हो गया इनका ये। और दूसरा कार्य क्या हुआ है इनका, ये मुख्य अनुवांशिक पदार्थ का क्या करती हैं, रेप्लिकेशन करती हैं, इनकी अपनी कॉपी बनाती हैं, ये मेसोसोम। तो दूसरा कार्य क्या है इनका, ये मुख्य अनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण करवाती है। मेसोसोम। और उसके बाद क्या करती हैं ये दूसरा कार्य होगा। तीसरा कार्य क्या है इनका, जैसे जैसे ये मेसोसोम है, ये क्या होंगी, नलिका लंबी होती जाएंगी, और ये एक टाइम ऐसा होगा जहाँ ये क्या हो जाएंगी, फ्यूज़ हो जाएंगी। जो तो जैसे ये फ्यूज़ होंगी तो क्या होंगी, ये इनका जो कोशिका है तो क्या हो जाएगी, ये विभाजित हो जाएगी, यानी कि कोशिका क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा कोशिका का। तो ये क्या करती हैं, तीसरा कार्य क्या होगा, ये कोशिका विभाजन में सहायता करती है। ये कोशिका क्या हो जाती है, ये विभाजित हो जाती है। तो 3 कार्य हो गए इनके, यानी कि ऊर्जा प्रदान करना और अपनी प्रतिलिपि बनाना है, यानी कि कॉपी बनाना, और कोशिका का क्या करती है, ये विभाजन करती है, मेसोसोम। उसके बाद हम देखते हैं कि कोशिका झिल्ली की संरचनाएं कितने प्रकार की हैं। सबसे पहले हमने मेसोसोम देखा। एक तो मेसोसोम है, कोशिका झिल्ली की संरचना है, रोम, झालर और कशापिका, इनके बारे में हम देखते हैं। तो हम कोशिका झिल्ली की संरचनाएं मेसोसोम देखी हमने। अब हम रोम की बात करेंगे, यानी कि पिलाई, जिसे बोल देते हैं पिलाई। रोम या पिलाई है क्या, मेसोसोम देखिए, रोम, झालर, कोशिका, इनके बारे में हम बात करेंगे। रोम यानी कि पिलाई होती क्या है, ये गति प्रदान नहीं करती, यानी कि गति में सहायक नहीं होती। ये क्या करती है, वो एक कोशिका को दूसरी कोशिका को, एक कोशिका से दूसरी कोशिका को जोड़ने का कार्य करती हैं। ये क्या करती हैं, एक कोशिका को जोड़ने का कार्य करती हैं। यानी कि एक कोशिका यह है कोशिका झिल्ली, और एक यहाँ पे पिलाई यानी कि रोम है, और एक कोशिका ये है। तो ये क्या करेंगी, एक कोशिका से दूसरी कोशिका को जोड़ने का काम करेंगी, यानी कि इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव, और इसे क्या कहेंगे, नेगेटिव। इसे क्या कहेंगे, दाता यानी कि नर, और इसे क्या कहेंगे, ग्राही यानी कि मादा। तो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने का क्या करती हैं, काम करती हैं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका को जोड़ने का काम करती है। अगर हम बात करें, यानी कि दाता नर इसे क्यों बोला और ग्राही मादा इसे क्यों बोला, यानी कि एक शुक्राणु है और इसमें क्या है, केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ है DNA। उसके बाद ये है अंडाणु, और इसमें भी क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ है DNA। तो जैसे नर और मादा का संलयन होगा तो उसके बाद क्या बनेंगे, युग्मज बनेंगे, यानी कि इसका केंद्र से इसके केंद्र की ओर क्या होगा, संलयन होगा, यानी कि क्या होंगे, एक केंद्रक से दूसरे केंद्र की, यानी कि एक अनुवांशिक पदार्थ से दूसरे अनुवांशिक पदार्थ का क्या होगा, ये जुड़ेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे हम, एक प्रकार का लैंगिक जन्म। तो ये क्या होगा, ये नर है, ये नर है, और ये क्या है, मादा है, यानी कि अंडाणु है। तो इनका क्या होगा, फ्यूज हो जाएंगे, और इनसे क्या बनेगा, 2 एन कोशिका बनेगी।
तो एक केंद्र का दूसरे केंद्र के डीएनए से क्या होगा, एक केंद्र का आनुवंशिक पदार्थ दूसरे केंद्र के आनुवंशिक पदार्थ से क्या होगा, जुड़ेगा। और तो इस प्रकार की जैसे ये जुड़ेगा, इस प्रकार के जुड़ाव को हम क्या कहेंगे, एक प्रकार का लैंगिक जनन हुआ है। यानी कि जैसा ये है, एक कोशिका ये है और एक कोशिका ये है, इसका क्या है, ये आनुवंशिक पदार्थ है जिसे हमने बोला पॉजिटिव, और इसका आनुवंशिक पदार्थ यानी कि इसमें आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए केंद्र के अंदर, इसे हमने बोला नेगेटिव। तो इसका जो आनुवंशिक पदार्थ होगा, जैसे ये रूम पे जुड़ेंगे तो इसका आनुवंशिक पदार्थ इससे जुड़ जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का लैंगिक जनन हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे, लिंगी रोम। और ये क्या हुआ, एक प्रकार का लैंगिक जनन हुआ। तो एक कोशिका को जोड़ने का कार्य करती है, और ये क्या हुआ, एक प्रकार का तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का लैंगिक जनन हुआ। इसे ही हमने क्या बोला, कॉन्जुगेशन यानी कि समयुग्मन। ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेशन यानी कि समयुग्मन कहलाता है। ये एक प्रकार का लैंगिक जनन समयुग्मन या कॉन्जुगेशन कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं झालर यानी कि फिमरे की झालर। झालर क्या है, झालर क्या करेगा, ये ठोस पदार्थ या चट्टानों के जीवाणु को चिपकाने में सहायता करता है। ये क्या करेगा, ठोस पदार्थ या चट्टानों से जीवाणु को चिपकाने में सहायता करता है। तो झालर का कार्य क्या हुआ, ठोस पदार्थ या कोई भी चट्टानों पर कोई जीवाणु मिलते हैं तो उन्हें क्या करता है, चिपकाने का कार्य करता है। उसके बाद लास्ट है कशाभिका यानी कि फ्लैजेला। कशाभिका या फ्लैजेला का क्या कार्य है, फ्लैजेला ये कशाभिका क्या होगी, ये गति में सहायता करती है, यानी कि गति करवाने में क्या करती है, सहायक होती है। लेकिन कशाभिका जो होती है ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाई जाएगी। प्रोकैरियोटिक में मिलेगी और यूकैरियोटिक में मिलेगी। दोनों प्रकार की कोशिका में पाई जाएगी। दोनों प्रकार की कोशिका में क्या होगी, पाई जाएगी कशाभिका यानी कि फ्लैजेला। उसके बाद अगर हम बात करें जो कशाभिका होगी वो प्रोकैरियोटिक में कैसे पाई जाएगी और यूकैरियोटिक में कैसे पाई जाएगी। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में कैसी होगी, ये बड़ी होगी। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसे क्या बोलेंगे हम, अंकुश यानी कि हुक। और इसे क्या बोलेंगे, तंतु यानी कि फिलामेंट। तंतु या फिलामेंट इसे बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, आधारीय काल। इसमें जो प्रोकैरियोटिक में मिलेगा जो एक फ्लैजेलम निकलता है, इनसे जो प्लेट्स होती हैं इनसे एक तंतु से निकलेगा फ्लैजेलम।
कि एक रसायन तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक प्रोटीन से निकलता है फ्लेजिलिन, जिसका नाम है फ्लेजिलिन। इसका नाम क्या है? फ्लेजिलिन। तो इन प्लेट्स से क्या निकलेगा? एक फ्लेजिन निकलेगा, एक तंतु इनके अंदर से निकलेगा, तंतु के अंदर से निकलता है। और ये क्या करता है? तंतु को हिलाने डुलाने का। जैसे ही तंतु निकलेगा और इसमें जाएगा, इनसे प्लेट से निकलेगा, तंतु में जाएगा, तो तंतु क्या होगा? हिलेगा और हिलता है। यानी कि ये क्या करता है? जैसे ही निकलता है तो तंतु क्या होगा? एकदम से क्रिया करेगा, यानी कि हिलने का कार्य करता है। तो हमने प्रोकैरियोट में देखा कि कशाभिका क्या होगी? कशाभिका क्या होगी? बड़ी होगी। लेकिन यूकैरियोट की बात करें हम, यूकैरियोट में जो कशाभिका यानी कि फ्लैजेला होगा, वो छोटे छोटे रोम की तरह होता है। कार्य तो ये भी क्या करेगा? गति करेगा। लेकिन इनमें क्या होगा? आकार क्या होगा? इनका छोटा होगा, यानी कि रोम की तरह होती है। और संख्या क्या होगी? इनमें ज़्यादा होगी इनकी, और उसमें क्या होगी? इनकी संख्या कम होगी। इनकी संख्या क्या होगी? इनमें कम होगी प्रोकैरियोट में, और इसमें संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी यूकैरियोट में। इनमें कशाभिका का आकार क्या होगा? बड़ा होगा, और उसमें क्या होगा? छोटा होगा। आकार कैसा होगा? मतलब बड़ा होता है, और इनमें कैसा होगा? छोटा होगा। जीवाणु में अगर बात करें तो कशाभिका का आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? मोनिरा जगत में यूकैरियोट पढ़ रहे हैं, और मोनिरा में कैसे आते हैं? सारे प्रोकैरियोट। कैसा होगा? उनका आकार बड़ा होगा। अगर हम पक्षमाप यानी कि सीले की बात करें तो पैरामीशियम में मिलते हैं, यानी कि वो कैसे में मिलेगी? यूकैरियोट में मिलती है। और ये क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रोकैरियोट। और वो भी क्या करती है? गति क्या करती है? वो गति कराने में सहायक होती है, पक्षमाप यानी कि सीलिया। तो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक कर देना चैनल को, और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।